नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूँ आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा आपसे जुड़ी देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज सबसे पहले बात होगी संसद के नए सत्र की, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की। हम आपको लोकसभा के रंग दिखाएंगे और ये बताएंगे कि इस बार की लोकसभा किन मायनों में खास रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे एक और पेपर लीक की। इस बार नीट नेट के अलावा एक नया नाम सामने आया है। हालांकि मामला पुराना है, लेकिन इसका कनेक्शन भोपाल से निकला है। बात यूपीपीएससी परीक्षा की कर रहे हैं, जिसका पेपर लीक भोपाल से हुआ है। आगे बात करेंगे उन प्रोजेक्ट्स की जिनने राजधानी भोपाल की रफ्तार को कम कर दिया है। एक मेट्रो प्रोजेक्ट तो दूसरा जीजी फ्लाईओवर का निर्माण। दोनों प्रोजेक्ट्स डेडलाइन क्रॉस कर चुके हैं। जमीनी हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाएंगे अपनी एक खास रिपोर्ट में। अगली खबर में छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में मात्र एक सीट जीतने वाली कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा बैठक ही क्यों नहीं कर पा रही, क्यों देरी हो रही है और बैठक में क्या बदलाव होने की संभावना है वो भी बताएंगे। आगे बात करेंगे गर्मी से निजात देने वाली बारिश की। देर आए दुरुस्त आए, मानसून ने लोगों के चेहरे पर थोड़ी राहत भर दी है। आगे मौसम वैज्ञानिकों का क्या अनुमान है वो भी बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं द एडिटर शो। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। संसद नए सांसदों के साथ फिर गुलजार दिखी। आज सांसदों के शपथ का दिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी से लेकर शिवराज सिंह चौहान तक को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने शपथ दिलाई। संसद में आज पहले दिन क्या खास रहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। सोमवार को 18वीं लोकसभा का पहला दिन कुछ बदला सा था। सांसदों की शपथ का दिन था तो सब कुछ बिल्कुल शांति से ही चलना था, लेकिन इन सब के बीच कुछ और भी चल रहा था। इशारों में चुपचाप वार पलटवार। पीएम मोदी जब संसद में दाखिल हुए तो बीजेपी सांसदों ने उनका स्वागत पूरे जोश के साथ किया। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी सीट पर बैठ गए। दूसरी छोर पर विपक्ष की एकजुटता की झलक देखने को मिली। 18वीं लोकसभा के पहले दिन का ये सबसे खास नजारा था। यूपी के दो लड़के यानी अखिलेश और राहुल आसपास ही बैठे। विपक्ष की ओर देखते हुए पीएम मुस्कुराने लगे और देर तक हंसते रहे। गृह मंत्री अमित शाह जब शपथ लेने के लिए पहुंचे तो राहुल गांधी उन्हें संविधान की कॉपी दिखाते हुए नजर आए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के लिए जाते वक्त विपक्षी सांसदों ने नीट के नारे लगाए। सदन में पति पत्नी की इकलौती जोड़ी भी नजर आई। कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव भी संसद पहुंचे, जो कल शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। वहीं बाहर विपक्षी एकजुटता का नजारा भी देखने को मिला। सभी विपक्षी नेताओं ने हाथों में संविधान की कॉपी लेकर मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। संविधान का रक्षा कौन करेंगे? विपक्ष ने बीजेपी नेता और 7 बार के सांसद भर्तृहरि महताब के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने का विरोध जताया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस पद के लिए कांग्रेस सदस्य कोडिकुन्नील सुरेश के दावे को नजरअंदाज किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने 25 जून का जिक्र किया और इमरजेंसी के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने 18वीं लोकसभा का मतलब भी समझाया। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था,
उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। इस बार की लोकसभा में क्या खास रहेगा वो जान लीजिए। डिंपल और अखिलेश यादव संसद पहुंचने वाले पहले दंपत्ति हैं और यूपी के कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज सबसे कम उम्र के सांसद हैं। 10 साल बाद 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहेगा। 18वीं लोकसभा कैसी दिखेगी वो भी देखिए। 240 सीटों के साथ बीजेपी 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ा दल है। 98 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है। 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी तीसरी और 29 सीटों वाली तृणमूल कांग्रेस चौथी बड़ी पार्टी है। इनमें से 78% नवनिर्वाचित सांसद अंडर ग्रेजुएट हैं। 22% सांसदों ने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है। 52% पहली बार चुनकर आए सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में 281 सांसद यानी 52% ऐसे सांसद हैं जो पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 17वीं लोकसभा में ये संख्या 267 थी। नई लोकसभा में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बार कम उम्र के सांसदों की संख्या बढ़ी है। पिछली बार लोकसभा की औसत आयु 59 साल रही थी, जो इस बार थोड़ी घटकर 56 साल हो गई है। जाहिर है कि ज्यादातर दलों ने कम उम्र के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कल यानी 25 जून को भी नए सांसद शपथ लेंगे। 2 दिन के शपथ ग्रहण के बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कल और सांसदों को शपथ दिलाने के बाद बारी आएगी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की, जिसका चुनाव 26 जून को होगा और इस चुनाव में को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी होनी तय है। वैसे विस्तार न्यूज के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही अगले लोकसभा अध्यक्ष हो सकते हैं। उनके नाम पर एनडीए में सहमति तकरीबन बनती जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगी। हमारा मध्य प्रदेश क्या अब पेपर लीक प्रदेश बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक निकला है। मध्य प्रदेश का उसका कनेक्शन निकल आया है। यूपी का पेपर एमपी में छपने आया और प्रेस के कर्मचारी ने उसे लीक कर लाखों कमा लिए। हालांकि यूपी एसटीएफ की सतर्कता से आरोपी अब धरे गए हैं, मगर हमारे संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट में देखिए कि ये पेपर भोपाल में किस जगह से और कैसे लीक हुआ। आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा पर पहले लीक का दाग लगा और फिर अब इसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े होने के बाद हड़कंप मच गया। बात हो रही है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई परीक्षा पहले लीक होती है और फिर इसका कनेक्शन मध्य प्रदेश के भोपाल से जुड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परीक्षा के पर्चे भोपाल की किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। विस्तार न्यूज ने इसी प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर पूरी पड़ताल की। आखिर कैसे यहां से छापे गए पेपर लीक हो गए। उत्तर प्रदेश पीएससी परीक्षा से पहले पेपर लीक का कनेक्शन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो प्रिंटिंग प्रेस है जहां से पेपर लीक आउट हुआ और उत्तर प्रदेश में पीएससी परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने यही काम करने वाले एक मैकेनिकल इंजीनियर सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही फैक्ट्री है जहां पे सुनील काम करता था। भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत आधा दर्जन लोगों को यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने 11 फरवरी 2024 को परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कैसे हुआ आप वो भी समझिए। प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी इंजीनियरिंग का छात्र भी है, जिसके दोस्तों ने उसे पैसों का लालच दिया और सुनील ने प्रश्न पत्र का राज खोल दिया। यूपी पुलिस के एक सस्पेंड पुलिस कर्मी ने इन छात्रों की मदद की। इंजीनियरिंग के छात्रों ने 10 लाख में एक प्रश्न पत्र बेचा। करीब 3 महीने की मशक्कत के बाद यूपी एसटीएफ ने भोपाल के निजी प्रिंटिंग प्रेस में दबिश दी, जिसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की गई, जिसमें सुनील रघुवंशी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। यूपी एटीएस ने सुमित रघुवंशी को भले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस भी अलर्ट है। सुमित की भूमिका को लेकर जांच की जाएगी कि आखिर वो कौन कौन से पेपर लीक मामले में
संदिग्ध पाया गया या फिर उसकी भूमिका रही, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो मध्य प्रदेश ATS की भी जिम्मेदारी या फिर STF की भी जिम्मेदारी है कि वो उस पूरे पहलुओं पर जांच करे। इधर लगातार परीक्षा भर्तियों में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले को लेकर RTI एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि जब तक पेपर कराने वाली संस्थाओं पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ RO एग्ज़ाम का, उसका भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से कनेक्शन निकला। हम ये कहते हैं कि पूरे देश भर पर जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उस पर जो भी संस्थाएं उनके जो प्रमुख हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे PSC एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम के जो एग्ज़ाम्स हैं, इनमें जब तक जो बड़े कर्णधार हैं जो एग्ज़ाम्स करवाने वाली संस्थाओं के, जब तक उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम कोई सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वहीं जीतू पटवारी ने भी NTA के अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए। इधर बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करने की बात कही। ये ABVP का कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठ गया, यानी बीजेपी के अनुवांशिक संगठन का कार्यकर्ता किसी पद पे बैठा और फिर पेपर लीक करता है, तो ये इस देश के भविष्य के लिए कुठाराघात करता है, उसके अंधकारमय करता है। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नीट के मामले में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार सभी तथ्यों का ध्यान रखकर बड़े कदम उठाने जा रही है। साथ ही इस मामले में CBI द्वारा गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। ये प्रमाणित करता है कि सरकार इस मामले में गंभीर कदम उठा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल नकारापन दिखाते हुए जांच को भटकाने के लिए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास घोटाले से संबंधित कोई तथ्य हैं तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने रखना चाहिए। ATS या STF के अधिकारियों की जिम्मेदारी जरूर बन जाती है, क्योंकि ग्वालियर में भी एक ऐसा सिंडिकेट पाया गया था। उसके बाद यूपी, बिहार सहित उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक सुमित की भी उसी एंगल पे जांच की जाएगी। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो हैरानी इस बात की है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर छापने में भारी सतर्कता बरतने के बाद भी ये पेपर लीक करने वाले उसे भेद ही देते हैं। ऐसा लगता है कि आज के दौर में परीक्षाएं करवाना सबसे कठिन काम हो गया है। और फिर लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले परीक्षाओं की विश्वसनीयता को तो घटा ही रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लाखों लोगों के मन में निराशा भी पैदा कर रहे हैं। उम्मीद है नए कानून आने के बाद इस पर थोड़ी बहुत तो रोक लगेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगातार 2 बड़े चुनाव में करारी हार मिली है, मगर उसके बाद भी अब तक पार्टी इस हार की समीक्षा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। वजह यह है कि समीक्षा के बाद संगठन में बड़े बदलाव होंगे और पार्टी के नेता अभी इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की खस्ताहाल हालत का जायजा लेती हमारी ये रिपोर्ट। हार की समीक्षा को तैयार, प्रदेश प्रभारी का इंतजार। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस अब तक समीक्षा बैठक को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी है। चर्चा है कि हार के बाद संगठन में किसी तरह के विवादों से बचने की कवायद हो रही है, इसीलिए समीक्षा बैठक को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका है। यही वजह है कि प्रदेश नेतृत्व असमंजस की स्थिति में है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करने के बाद संगठन में बड़ा बदलाव होना तय है। दीपक बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए यदि उनमें नैतिकता है तो। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार, और यही स्थिति रही, दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। हैट्रिक बना करके जाएंगे वो। वहीं कांग्रेस नेताओं की माने तो संगठन के नेता अभी पार्टी में रार डालने की कोशिश में हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी में मंथन के पक्ष में भी नहीं है। चर्चा है कि PCC चीफ दीपक बैज समेत कई जिम्मेदार नेता प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के भी छत्तीसगढ़ आने का इंतजार कर रहे हैं। हार के बाद समीक्षा के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तैयार की है। समीक्षा होने के बाद पार्टी में क्या बड़े बदलाव होंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। क्या प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी बदले जाएंगे? दरअसल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2 चुनाव में खराब प्रदर्शन किया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में रहते हुए भी हार गई और वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में उन्हें 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के गिरते वोट शेयर पर अगर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 46.27% वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस को 42.23%। ठीक ऐसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 52.65% रहा और कांग्रेस का 41.06% रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए थे। 15 दिन बीत जाने के बाद भी पार्टी ने अब तक समीक्षा नहीं की है, जबकि संगठन को अब एक उपचुनाव समेत नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुटना है। अब कमेटी गठन हो गया है और बहुत जल्दी कमेटी के जो हमारे इंचार्ज हैं आदरणीय वीरप्पा मोइली जी, आदरणीय चौधरी जी, वो आएंगे और समीक्षा होगी। चुनाव के बाद हर राजनीतिक दल समीक्षा कर संगठनात्मक बदलाव की प्रक्रिया शुरू करता है। कांग्रेस में हार या जीत की समीक्षा हो, इससे पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी जब पार्टी समीक्षा करती है तो किस किस पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे देखना है कि कांग्रेस कब तक खैर बनाएगी। एक न एक दिन तो अपनी हालत पर गंभीरता से मिल बैठकर बात तो करनी ही पड़ेगी। वैसे विस्तार न्यूज को जो खबर मिली है उसके मुताबिक लोकसभा के इन दिनों चल रहे सत्र के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की स्थिति पर कांग्रेस आलाकमान विचार करेगी और कड़े फैसले लेगी। वैसे हार के बाद अब पूरे संगठन में बदलाव होना तय है और अध्यक्ष से लेकर कुछ और बड़े पदाधिकारियों के पद पर तलवार लटक रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अटके हुए प्रोजेक्ट का शहर बनकर रह गया है। ये हम क्यों कह रहे हैं, उसकी दास्तान सुनने के लिए शहर के ठीक बीच में चल रहे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स ही काफ़ी हैं। एक है मेट्रो प्रोजेक्ट तो दूसरा है डीडी फ्लाईओवर। ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट अपने समय से बहुत पीछे चल रहे हैं। जनता परेशान तो है ही, सरकार की जेब से भी काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है क्योंकि दोनों प्रोजेक्ट ओवर बजट हो गए हैं। हमारे संवाददाता श्याम सिंह तोमर ने दोनों प्रोजेक्ट का करीब से जायजा लिया और देखा कि ये प्रोजेक्ट ठहरे और अटके क्यों हैं। भोपाल में कब दौड़ेगी मेट्रो? जनता को जीजी फ्लाईओवर का इंतजार। 2 प्रोजेक्ट्स कम कर रहे प्रदेश की रफ्तार। राजधानी भोपाल को रफ्तार देने वाले 2 प्रोजेक्ट भोपाल मेट्रो और जीजी फ्लाईओवर का इंतजार जनता साल 2020 से कर रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी डेडलाइन पर डेडलाइन क्रॉस कर जनता का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भोपाल को रफ्तार देने वाले 2 प्रोजेक्ट, एक मेट्रो और दूसरा जीजी फ्लाईओवर, ये एक मेरे दाएं तरफ है, दूसरा मेरे बाएं तरफ है। तय किया गया था कि ये रफ्तार भी देंगे, लोगों को सुविधा भी देंगे, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। कारण इनकी रफ्तार जो है खुद ही सुस्त है, ये समय पर पूरे हो ही नहीं पा रहे। लगातार डेडलाइन पर डेडलाइन दी जा रही है, लेकिन ये दोनों ही प्रोजेक्ट लोगों की आशा का किरण बने हुए हैं और ये कब पूरे होंगे, हर किसी की जबान पर यही सवाल है। सालों जर्जर सड़क पर गुजरते धूल फांकते हुए निकल गए, लेकिन ना तो मेट्रो दौड़ती दिखाई दी और ना ही जीजी फ्लाईओवर से उनकी राह आसान हुई। यही वजह है कि खुद मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह को मैदान में उतरना पड़ा। उन्होंने 23 जून को खुद जीजी ब्रिज और अफसरों के कागजी दावों की जमीनी हकीकत जानी। सर, आपने निरीक्षण किया, कई समस्याएं आपके सामने रखी, एक पूरी भुजा जो अभी उसका पूरा नहीं हो पा रहा है और सितंबर तक पूरी होगी लगता नहीं है। आपको क्या लगता है? कोई भी कार्य करने के पहले एक प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के आधार पर समय सीमा तय होती है। लोक निर्माण विभाग की जो अपनी समय सीमा थी वो अपनी प्लानिंग के आधार पर थी, लेकिन जब उसमें बाकी के विभाग भी जुड़ जाते हैं, नगर निगम भी है या मेट्रो भी है, तो सारी कठिनाइयाँ मिलकर सबकी कठिनाइयाँ बन जाती हैं। उसके लिए मेट्रो वालों से भी बातचीत हुई है, उनके अधिकारियों से भी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई है। ये तय हुआ है कि लगभग 20 सितंबर तक वो अपना काम पूरा कर देंगे। दरअसल गणेश मंदिर से भोपाल हाट और एमपी नगर जोन 1 तक बनाए जा रहे जीजी फ्लाईओवर को अगर नई डेडलाइन 30 सितंबर 2024 तक पूरा करना है तो 4 एजेंसियों में समन्वय बनाना बेहद जरूरी है। नगर निगम, जिला प्रशासन, तो लोक निर्माण विभाग और मेट्रो प्रोजेक्ट को आपस में तालमेल बैठाकर चलना पड़ेगा, तभी फ्लाईओवर का काम पूरा हो सकेगा। गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर के बीच 148 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे जीजी फ्लाईओवर में मेट्रो, नगर निगम और जिला प्रशासन के विभिन्न कार्यों में समन्वय न होने के कारण देरी हुई है।
148 करोड़ रुपए की लागत में इस फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण सितंबर 2020 में ही शुरू हो गया था। दावा किया गया था कि अगस्त 2022 में ये पूरा हो जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है वो जानिए। प्रोजेक्ट 22 महीने लेट हो चुका है। भोपाल मेट्रो की अगर बात करें तो राजधानी में ऑरेंज लाइन एम्स से सुभाष नगर, जिसे प्रायोरिटी कॉरिडोर कहा जाता है, यहाँ से मौके की तस्वीर तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही है। मेरी दाईं ओर साकेत नगर है तो मेरी बाईं ओर एम्स, यहाँ शुरुआती बिंदु है मेट्रो का और इसको प्रायोरिटी रूट, प्रायोरिटी कॉरिडोर माना गया है। लेकिन आप मेरे पीछे देखेंगे इस प्रायोरिटी कॉरिडोर का जो ये हिस्सा है वो किसी की प्राथमिकता में अभी तक तो नहीं है। जब प्राथमिकता वाला हिस्सा ही प्राथमिकता में नहीं है तो समझा जा सकता है कि मेट्रो की रफ्तार यानी मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार कितनी तेज होगी। भोपाल मेट्रो का काम 6,961 करोड़ रुपए की लागत में शुरू हुआ। अप्रैल 2020 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। दावा किया गया था कि जून 2024 में कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा, लेकिन हकीकत सुनिए, डेडलाइन गुजर चुकी है और इस साल के अंत में भी मेट्रो दौड़ेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है। विस्तार न्यूज की टीम ने पड़ताल के दरमियान पाया कि प्रायोरिटी रूट के लिए भले ही दावे किए जा रहे हों कि इस साल के अंत तक मेट्रो दौड़ने लगेगी, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। इधर पुल बोगदा से करोन के बीच की बात करना भी बेमानी है, क्योंकि यहाँ तो अब तक काम शुरू ही नहीं हुआ है। ऐसे में मेट्रो का इस साल भोपाल की जनता को दीदार होगा ये कहना मुश्किल ही है। विस्तार न्यूज के लिए श्याम सिंह तोमर की रिपोर्ट। वैसे विधानसभा चुनाव के पहले जिस अंदाज में मेट्रो का सीमित ट्रैक पर ट्रायल रन किया गया था, उससे उम्मीद जगी थी कि इलेक्शन के बाद भोपाल की जनता वातानुकूलित मेट्रो में बैठेगी। मगर विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव भी गुजर गए और आने वाले महीनों में कुछ उपचुनाव भी गुजर जाएंगे। उसके बाद भी मेट्रो चलती नहीं दिख रही। वैसे भोपाल के जैसे ही मेट्रो इंदौर में भी अटकी पड़ी है, जिसकी कहानी कल आपको हम इसी बुलेटिन में दिखाएंगे। भारी गर्मी के बाद मानसून ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी खुशनुमा आमद दे दी है और इन दोनों प्रदेशों में अब मौसम बदलने लगा है। तपती गर्मी से आम लोगों को राहत तो मिल ही रही है, किसानों के चेहरे भी वक्त पर आए इस मानसून से खिल उठे हैं। धीरे धीरे मानसून दोनों प्रदेशों की धरती को भिगोने के लिए आगे बढ़ रहा है। देखिए आया मानसून झूम के, पर ये हमारी भीगी भीगी रिपोर्ट। धूप से मिली निजात, प्रदेश में आई बरसात। चिलचिलाती हुई गर्मी के बाद अब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। बारिश केवल किसानों के चेहरे पर ही मुस्कान नहीं लाई है, बल्कि आम जनता के चेहरे भी बरसात से खिल उठे हैं। मानो चेहरे से टपकते पसीने ने अब बारिश की बूंदों की जगह ले ली हो। मॉनसून ने आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर लिया है। मध्य प्रदेश में रविवार शाम को तेज बारिश हुई। राजधानी भोपाल में इस बार मॉनसून 3 दिन की देरी से आया, लेकिन मौसम वैज्ञानिक की माने तो मॉनसून इस बार भोपाल पर खासा मेहरबान रहेगा। अगले 4 दिन तक तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। प्री मॉनसून में भी जमकर बारिश हुई है, यानी 21 से 22 जून की रात भोपाल में 4.8 इंच की बारिश हुई। प्रदेश में 21 जून को मॉनसून ने दस्तक दी थी। पहले ही दिन 6 जिलों पांडुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और अनूपपुर में पहुंच गया। रविवार को राजधानी में भी झमाझम बारिश हुई। राजधानी में हर साल जून से जुलाई के बीच मॉनसून दस्तक देता है। 2014 में राजधानी में जुलाई में पानी बरसा था, तो उसके बाद से जून के महीने में ही मॉनसून की एंट्री राजधानी में हो जाती है। 2014 में मॉनसून ने देरी से दस्तक दी थी, तब 7 जुलाई को मॉनसून आया था। हालांकि इस बार मॉनसून ने अपने तय समय पर रफ्तार पकड़ ली है। ये नजारा बड़वानी जिले का है, जहां शुरुआती बारिश में ही नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ की गोई नदी पर बनी पुलिया पानी के तेज बहाव में बह गई, जिससे गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। सबसे बड़ी बात है कि अगले 72 घंटे भी बारिश का मध्य प्रदेश में अलर्ट है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगले 72 घंटे
तेज बारिश होने के आसार हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होने की आशंका है। भोपाल नर्मदापुरम में तो पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन ग्वालियर चंबल में फिलहाल राहत नहीं है। वहाँ ह्यूमिडिटी की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो मानसून ने आने में थोड़ी सी देरी तो की है, लेकिन जनता कह रही है कि शुक्र है जनाब आप आए तो सही। तो अब आगे बढ़ते हैं और चलते चलते में कुछ खास दिखाते हैं। बुंदेलखंड की सनसनी बिन्नू रानी एक बार फिर से खबरों में है। भोपाल में विस्तार न्यूज़ के दफ्तर से लौटकर इस बार बिन्नू अपने घर गईं, तो जो लोगों का सवाल था कि तुम किस घर में कैसे रहती हो, तो बिन्नू ने इस बार अपने घर का टूर ही करवा दिया, और वो भी अपने ही खास अंदाज में। देखिए बिन्नू रानी का छतरपुर जिले में घर कैसा है। हेलो गाइस, आप खराब गाइस, तो हमारा इंटरव्यू होगा विस्तार न्यूज़ पे। सब जने पूछा थे कि हमारा घर कौन है, तो जो ही हमारा घर है। सोशल मीडिया फेम बिन्नू रानी अब किसी परिचय की मोहताज नहीं। नेता, मंत्री, आम जनता के साथ विस्तार न्यूज़ भी उनका फैन हो चुका है। विस्तार न्यूज़ में जब बिन्नू रानी आई तो उन्होंने अपने गांव के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि वो बचपन से अपनी नानी के साथ रहती हैं। चलो कि तुम नानी क्या रहते हो? जब नानी कहते तो रात नानी लोग बहुत ही कम जाते। अच्छा। हम अपने कक्का जो कक्को जो लोग खाते हैं, कक्को जो लोग रात हैं। अच्छा, और मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? बेटा गांव में रात राम। मम्मी पापा की याद नहीं आते? बचपन से हम नानी लोग रहे, ससुराल नहीं आते। बिन्नू ने कुछ ही पलों में पूरे न्यूज रूम में रौनक ला दी थी। हमारे एडिटर इन चीफ ने भी बिन्नू से खास बातचीत की थी। अब आप जो है इनसे बात करो, आप इनका इंटरव्यू ले लो, ये सबका इंटरव्यू लेते हैं। बिन्नू तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। हमने तुमको तुम्हारा पहला वीडियो देखा और लगा कि अरे वाह क्या प्रतिभा है, कहाँ से तुम इतनी बातें कर लेती हो? हम रात के सोच लिए तो दिन के वीडियो बना लेते। अच्छा हाँ। तो ये वीडियो में जो तुम बोलती हो इतने भरोसे से, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, ये कहाँ से आता है तुम्हें? अरे बुंदेलखंड क्या कॉन्फिडेंस ना मुझे फेंकाओ जे। ये बात तो तुमने बहुत सही की। यहाँ से जब वो लौटी तो उनके हाथ में विस्तार की ट्रॉफी थी। ट्रेन से उतरने पर उनका सम्मान हुआ, उन्हें मालाएं पहनाई गईं। लेकिन इतनी भीड़ में भी वो विस्तार न्यूज़ का प्यार नहीं भूली। विस्तार न्यूज़ के साथ साथ हर कोई जानना चाहता था कि बिन्नू रानी कहां से हैं, कैसे रहती हैं और उनका घर कैसा है। ये बात बिन्नू ने खुद अपने एक वीडियो में बताई, साथ ही अपने घर का टूर भी कराया। कि हमारा घर कौन है, तो जो ही हमारा घर है, तो हम अपना जाके पूरा अंदर से घर दिखा रहे हैं। तो जो हमारा घर है अंदर से हम घसत जा रहे हैं। तो जो हमारा घर है और जे हमारी दुगई बनी है, जे हमारी घेनौची, जो हमारा तुलसी गरा बनू है, एते हमारी बाई की रोटी बनाती है हमारी बाई। तो देखो गाई जो हमारा चूल्हो है, एते से हमारी बाई रोटी बना के वे चली गई बैठे हुए। तो जो हमारी दुगई है जी हमारे कंडा नकैया धरे थे, और एते हमारी बाई रोटी बना भी जाती। तो हमारे जो तुलसी घर है, तो जो ही हमारा घर है असली घर, लेकिन हम इनमें रात नहीं, हम अपने कक्का जूलो रात है। तो सब जने पूछते कौन है, तो गाइस देखो जो है हमारा। तो लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। फॉलो तो करने और सब्सक्राइब तो जवारी जब करने आए। तो गाइस जय माता दी। बिन्नू का अंदाज ही है जो हर किसी को उनकी ओर खींचता है। लोग वाकई इन्हें सुनकर खुश हो जाते हैं। बिन्नू बड़े होकर बुंदेलखंडी एक्ट्रेस बनना चाहती हैं और इसीलिए रोज वीडियोस बनाकर पोस्ट भी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। छतरपुर जिले के छोटे से गांव के छोटे से घर में रहने वाली बिन्नू आज अपनी प्रतिभा और बेबाकी के चलते देश भर में पहचानी जा रही है। विस्तार न्यूज़ ने जब पहली बार बिन्नू रानी की कहानी दिखाई तो उसके बाद उसकी मदद को बहुत लोगों ने हाथ बढ़ाए थे, जिनमें कवि और कथावाचक कुमार विश्वास भी थे। बिन्नू की पढ़ाई लिखाई में मदद करने को हमेशा तैयार रहेगा आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़। चलिए आज के द एडिटर शो में बस इतना ही।